आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग सफ़र पर निकलने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे अपनी पृथ्वी की सबसे विशाल संरचनाओं से और फिर धीरे धीरे जूम आउट करते हुए यूनिवर्स के उस अनंत और अकल्पनीय आकार तक जाएंगे जिसे समझना, सच कहूं तो हमारे इंसानी दिमाग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये एक ऐसा सफ़र है जो हमारे खुद के अस्तित्व और रियलिटी को देखने का नज़रिया पूरी तरह से बदल कर रख देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे ऊंची पर्वत चोटियों से लेकर अंतरिक्ष के उस गहरे अनंत सन्नाटे तक, आखिर इस पूरे ब्रह्मांड में हमारे असली पैमाना है क्या, हमारी जगह क्या है? अब देखिए, इस महाविशाल यूनिवर्स के असली साइज को फील करने के लिए हमें शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी होगी। इसलिए हम अपने इसी ग्रह पर मौजूद सबसे विशाल और ठोस चीजों को अपना स्टार्टिंग पॉइंट बनाएंगे, ताकि उस विराट स्केल का एक अंदाजा लग सके। ओके, अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। हमारी कहानी शुरू होती है आज से करीब 50 करोड़ साल पहले। जहां आज बर्फ से ढके सीना ताने विशाल पहाड़ खड़े हैं ना, वहां कभी टेथिस नाम का एक बहुत बड़ा समंदर लहरें मारता था। उस वक्त गोंडवाना और यूरेशिया नाम के दो बड़े भूभाग थे। फिर करोड़ों सालों तक चलने वाली एक बेहद धीमी लेकिन बेहद ताकतवर प्रोसेस के बाद इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गईं। मतलब ये एक ऐसी भयानक खगोलीय टक्कर थी जिसने हमारी धरती का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। साइंस की भाषा में पहाड़ों के बनने की इस पूरी प्रोसेस को ओरोजेनी कहा जाता है। ये हमें बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है कि पहाड़ आखिर बनते कैसे हैं। जब पृथ्वी की क्रस्ट यानी वो दो विशाल प्लेट्स आपस में टकराईं, तो सोचिए उनके बीच कितना अकल्पनीय प्रेशर पैदा हुआ होगा। उसी असीमित दबाव ने तेथिस सागर के तल में जमा मिट्टी, विशाल चट्टानों और पुराने जीवाश्मों को ऊपर की तरफ मोड़ दिया, और इसी जबरदस्त प्रेशर से दुनिया की सबसे विशाल पर्वत श्रृंखला का जन्म हुआ। अब यहाँ जो चीज़ वाकई बहुत दिलचस्प और समझने वाली है वो है हिमालय का ये 4 अलग अलग रेंजेस वाला स्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक अकेला पहाड़ नहीं है। सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालय, जो सबसे पुराना हिस्सा है, जहाँ डार्क कलर की प्राचीन चट्टानें मिलती हैं। फिर है वृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालय, जहां दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां आकाश को छूती हैं। उसके बाद मध्य हिमालय, जो अपने घने जंगलों और मर्ग जैसे खूबसूरत घास के मैदानों के लिए जाना जाता है। और आखिर में शिवालिक, जो हिमालय की सबसे नई और निचली पर्वत श्रेणी है। 8,848.86 मीटर, बस एक नंबर लग रहा है ना? लेकिन ये ग्रेटर हिमालय में मौजूद माउंट एवरेस्ट की वो गगनचुंबी ऊंचाई है जो पृथ्वी पर हमारे आकार और ऊंचाई का एब्सोल्यूट पीक है। ये पहाड़ इतना विशाल और ऊंचा है कि दुनिया के बाकी सारे पहाड़ इसके सामने बिल्कुल बौने और साधारण से लगते हैं। लेकिन यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये पहाड़ सिर्फ पत्थरों के बेजान ढांचे नहीं है, ये एक बहुत बड़ी लाइफलाइन की तरह काम करते हैं। ये हिमालय उत्तर से आने वाली साइबेरिया की जमा देने वाली बर्फीली हवाओं को रोककर हमारे मौसम को बैलेंस रखते हैं। ये मॉनसून के बादलों को रोककर वो बारिश करवाते हैं जिस पर हमारी लाइफ टिकी है। लेकिन एक डराने वाली बात भी है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इन बेहद जरूरी ग्लेशियर्स के 75% तक पिघलने का भारी खतरा मंडरा रहा है, जो कि सच में एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल क्राइसिस बन सकता है। खैर, पृथ्वी पर तो हमें हिमालय अनंत रूप से विशाल लगते हैं, लेकिन क्या हो अगर हम अपना नजरिया पृथ्वी की सतह से हटाकर उस व्यापक और असीम सोलर सिस्टम की तरफ घुमा दें? अगर हिमालय इतने बड़े हैं तो इस पूरे ब्रह्मांडीय मोहल्ले में हमारी पृथ्वी की असली हैसियत क्या है? चलिए स्केल को थोड़ा और बड़ा करते हैं। अब जरा ब्रह्मांड के स्केल पर देखिए। हमारी पृथ्वी, जिसका डायमीटर करीब 12,742 किलोमीटर है और जिस पर वो विशाल पहाड़ मौजूद हैं, वो जुपिटर यानी बृहस्पति के सामने पूरी तरह से एक छोटे से कंकड़ जैसी बोनी साबित होती है। जुपिटर गैस का एक ऐसा दानव है जिसके विशाल आकार के अंदर हमारी 13,000 पृथ्वियां बहुत ही आराम से फिट हो सकती हैं। है ना हैरान करने वाला? चलिए एक कदम और पीछे हटते हैं। अगर हम अपने तारे यानी सूरज की बात करें तो वो अकेले ही पूरे सोलर सिस्टम के 99.9% मास को घेरे हुए है। इसकी आग उगलती विशालता के अंदर 13 लाख से ज्यादा पृथ्वियां समा सकती हैं। सूरज के इस महाकाय अस्तित्व के सामने हमारी धरती, हमारे वो गगनचुंबी हिमालय, हमारे महासागर सब कुछ सिर्फ एक माइक्रोस्कोपिक डॉट बनकर रह जाते हैं। एक ऐसा बिंदु जिसका शायद कोई खास वजूद फील ही ना हो।
अब अगर हमें सोलर सिस्टम की सीमाओं को पार करके उस अनंत अंधेरे में जाना है, तो हमारे किलोमीटर या माइल्स जैसे स्केल बिल्कुल अर्थहीन और फेल हो जाते हैं। यहाँ हमें चाहिए एक कॉस्मिक स्केल, जिसे लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष कहा जाता है। सोचिए, लाइट एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की चौंकाने वाली दूरी तय करती है, तो पूरे एक साल में वो जितनी दूरी तय करेगी, जो कि लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होती है, उसे हम एक लाइट ईयर कहते हैं। बिल्कुल, ट्रिलियन। अब इस नंबर पर गौर करिए, 2 अरब 40 करोड़ किलोमीटर। ये कोई आम दूरी नहीं है, बल्कि UY स्कूटी नाम के एक तारे का डायमीटर है। डीप स्पेस में मौजूद ये एक ऐसा दानवाकार तारा है जिसे अब तक खोजे गए सबसे विशाल तारों में गिना जाता है। ये एक ऐसा आकार है जो हमारी इंसानी कल्पना से पूरी तरह बाहर है। अगर हम अपने सूरज को, जी हाँ, उसी सूरज को जिसमें 13 लाख पृथ्वियां समा सकती थीं, UY स्कूटी के बगल में रख दें, तो हमारा सूरज खुद एक बहुत ही सूक्ष्म कण के रूप में सिमट कर रह जाएगा। इसे ऐसे समझिए, लाइट को हमारे सूरज के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में सिर्फ 14 सेकंड लगते हैं। वहीं UY स्कूटी के इस महाकाय डायमीटर को पार करने में लाइट जैसी सबसे तेज चीज को भी पूरे 2 घंटे लग जाते हैं। मतलब लिटरली एक अकल्पनीय और डरा देने वाला स्केल है ये। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। स्टीफेंसन 218 जैसे 3 अरब किलोमीटर डायामीटर वाले विशाल और भयानक तारे भी अंतरिक्ष के अंधेरे में बिल्कुल गायब से हो जाते हैं जब उनके सामने आता है टोन 618। टोन 618 ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जाना माना ब्लैक होल है। इसकी चमक 140 ट्रिलियन सूर्यों के बराबर है और इसका डायामीटर 198 अरब किलोमीटर है। ये इतना बड़ा है कि लाइट को भी इसका सिर्फ एक चक्कर लगाने में हफ्तों लग जाएंगे। ये एक ऐसा कॉस्मिक मॉन्स्टर है जो हर स्केल को चकनाचूर कर देता है। फिर भी इस ब्रह्मांडीय यात्रा में जब हम थोड़ा और जूम आउट करते हैं, तो ये महाकाय ब्लैक होल भी कैरिना नेब्यूला के सामने एक छोटे से धब्बे जैसा लगता है। कैरिना नेब्यूला स्पेस में मौजूद धूल और गैस का एक ऐसा विशाल बादल है जो 46 लाइट ईयर्स के एरिया में फैला हुआ है। ये स्पेस की वो नर्सरी है जहां हजारों नए तारे पैदा होते हैं, और ये नेब्यूला उस विशालकाय टून 618 से भी लगभग 22,000 गुना अधिक बड़ा है। 1 लाख लाइट ईयर्स, ये असीम माप कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, बल्कि हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे का फैलाव है। हमारी इसी आकाशगंगा के एक बेहद छोटे से महत्वहीन से कोने में हमारा पूरा सोलर सिस्टम पड़ा है। इस गैलेक्सी में सैकड़ों अरबों तारे और कैरिना जैसे कई विशाल नेबुला मौजूद हैं। लाइट को भी हमारी इस आकाशगंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में पूरे 1 लाख साल का वक्त लगता है। और अब जरा इस कंपैरिजन को देखिए। ये हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि एल्सियोनियस गैलेक्सी जैसे अंतरिक्ष के असली दिग्गजों के सामने हमारी ये विशाल मिल्की वे भी बस एक धूल का कण मात्र है। एल्सियोनियस गैलेक्सी 1.6 करोड़ लाइट ईयर्स के अकल्पनीय क्षेत्र में फैली हुई है। मिल्की वे जैसी लाखों आकाशगंगाएं इसके अंदर बहुत ही आसानी से समा सकती हैं और फिर भी काफी जगह बच जाएगी। और अब फाइनल जूम आउट, जहां तक हमारी टेक्नोलॉजी और लाइट पहुंच सकती है, यानी हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, वो एक दिमाग सुन्न कर देने वाले 93 अरब लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। 93 बिलियन, ये एक ऐसा विस्तार है जिसे प्रोसेस करना शायद मुमकिन ही नहीं है। और इस अथाह समंदर में एल्सियोनियस जैसी सैकड़ों अरब गैलेक्सीज मौजूद हैं, जो लगातार हर सेकेंड एक दूसरे से दूर फैल रही हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से जो सबसे बड़ा टेक अवे और दार्शनिक विचार सामने आता है वो ये है, इस अनंत शून्य और महाविशाल ब्रह्मांड में हमारी पूरी पृथ्वी का फिजिकल साइज एक धूल के कण से भी करोड़ों गुना छोटा है। हमारा भौतिक आकार कुछ भी नहीं है, लेकिन यही बात जीवन को सपोर्ट करने वाले हमारे सिस्टम्स को, जैसे हिमालय की वो गगनचुंबी चोटियां, मानसून की बारिश और हमारा पूरा इकोसिस्टम, एक पूर्ण चमत्कार बनाती है। इस असीम ब्रह्मांड में हमारा इतना छोटा होना ही हमारे अस्तित्व को असीम रूप से कीमती और खास बनाता है। तो इस कॉस्मिक सफर को खत्म करते हुए एक आखिरी सवाल, जिस पर गहराई से सोचना चाहिए। अगर इस असीम ठंडे और अनंत ब्रह्मांड में हमारा फिजिकल साइज पूरी तरह से महत्वहीन है, बिल्कुल जीरो है, तो क्या हमारे होने का असली अर्थ ब्रह्मांडीय आकार से आता है, या फिर जीवन के उस अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ और पूरी तरह से बैलेंस्ड चमत्कार से? जरा सोचिएगा, ये ब्रह्मांड जितना बड़ा है, हमारा इसमें होना उतना ही अद्भुत है।